Good morning everyone. Up to now we have discussed about the five kingdom classification system. अभी तक हमने जितनी भी बातें की इस चैप्टर में हमने सारी की सारी बातें की हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हमने जाना कि आर एस वेटकर किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे कौन कौन से किंगडम का डेवलपमेंट किया, किन किन चीज़ों को सेपरेट किंगडम में रखा। तो उन्होंने जो पहला डेवलपमेंट किया था, पहला किंगडम था उनका, वो था किंगडम मोनेरा। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस किंगडम मोनेरा। आज हम इसी किंगडम मोनेरा के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, दैट इज द किंगडम मोनेरा। जो ये किंगडम मोनेरा है, इसके जो सोल मेंबर्स है बैक्टीरिया ही, इस पूरे मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ही बात की गई है। इस पूरे मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व है। बैक्टीरिया के बारे में ही बात की गई कि हाउ they are the most abundant microorganisms. Bacteria occurs almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. ये बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही एबंडेंट ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं और ईच एंड एवरी प्लेस पे पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। और अगर हम एग्जांपल एक हैंडफुल, हमारे हाथ में ही कितने हजारों बैक्टीरिया हमारे एक हैंड में ही होंगे अगर हम उन्हें ढंग से धुले ना तो ये बैक्टीरिया कहीं भी होते हैं, एबंडेंट ऑर्गेनिज्म में कहीं भी पाए जाते हैं। Many of them live on the other organisms as parasites, और कुछ तो कुछ parasitic life को भी perform करते हैं। Means they live on any other organism for their food. They depend on any other organism for their food. वो parasitic mode of life को भी show करते हैं। Bacteria are grouped under 4 categories based on the shape. उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके शेप पे डिपेंड होकर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द कोकस, प्लूरल कोकाई। जो सर्कुलर स्फेरिकल होते हैं उन्हें कोकस बोलते हैं, उनका प्लूरल है कोकाई। जो ट्यूबुलर होते हैं उन्हें बैसिलस बोलते हैं। जो रॉड शेप में होते हैं उन्हें बैसिलस बोलते हैं, इनका प्लूरल है बैसिली। उनके अंदर स्पोर्स भी होते हैं। द थर्ड वन इज द स्पायरल। जो स्पायरल होते हैं यस द स्पिरलम। जो स्पायरल शेप में होते हैं उन्हें स्पिरलम बोलते हैं और उन्हें उसका प्लूरल वर्ड है स्पिरलम। और जो कॉमा शेप में होते हैं उन्हें हम विब्रियो बोलते हैं। द कॉमा शेप विब्रियम, उनका प्लूरल वर्ड है विब्रियो। ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवल शेप। जो ओवल शेप में होते हैं कोकाई बोलते हैं, जो रॉड शेप में होते हैं उन्हें बैसिलस बोलते हैं, जो स्पाइरल शेप में होते हैं उन्हें स्पिरलम बोलते हैं, जो कॉमा शेप में होते हैं उन्हें हम विब्रियो के नाम से जानते हैं। दो द बैक्टीरियल सरफेस इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करते हैं। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप फॉर द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड खुद से बना सकते हैं। वो वेदर उनके ऊपर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक है या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। मीन्स वो अपना भोजन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस द्वारा बनाते हैं या केमोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन वो बनाते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज दे do not synthesize their own food, depend on organism or on dead organic material. और उनके अलावा एक बहुत ही वेराइटी के और बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं डेड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। वो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मोनेरन में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के बैक्टीरिया का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। वन इज द आर्क बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज द यू बैक्टीरिया। तो we are now going to talk about the arc bacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, halophils, hot spring, thermoacidophils, and marshy areas, methanogens. ये जो आर्च बैक्टीरिया होते हैं, ये आर्च बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ खास हैबिटेट्स में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जहाँ एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है, ये वहाँ पे भी जीवित रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट ऑफ द सॉल्टी वाटर्स। और उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम हेलोफिल्स बोलते हैं।
The bacteria which can survive in most salty water they are known as halophils, और जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं। और इवन और उसके अलावा जो मार्सी एरियाज में रह जाते हैं उन्हें हम मेथेनोजेंस के नाम से जानते हैं। तो आर्च बैक्टीरिया में 3 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मेथेनोजेंस। जो कि मेथेनोजेंस क्या होते हैं? आर्क बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सटेंडेड कंडीशन। आखिर हम बात करें ये सर्वाइवल कैसे कर जाते हैं, तो जो अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो इन बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं, आर्क बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से वो इन हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह जाते हैं, वो बचे रह जाते हैं। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas during the dung from the dung of these animals. मेथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेथेनोजेंस कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल काउ एंड बफेलोस के गट में प्रेजेंट होते हैं, और इनसे ही मेथेनोजेंस से क्या होता है? मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये बायोगैस जो होता है, मीथेन गैस होता है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ से ही मेथेनोजेंस का मीथेन का फॉर्मेशन कहाँ से करेंगे? डंग से, जो एनिमल्स के डंग होता है, जो एनिमल्स का गोबर होता है, जो गाय और भैंस का गोबर होता है, इससे वो मीथेन गैस दैट इज द बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। सो अप टू व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द आर्च बैक्टीरिया which can survive in harsh conditions, but now we are going to talk about the U bacteria which is also known as true bacteria। अब हम बात करेंगे U बैक्टीरिया के बारे में, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम। अब ये क्या होते हैं? इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और एक अगर ये मोटाइल होते हैं, नेचर के होते हैं, इनके पास फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जो ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया होता है, जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। इन्हें हम इसीलिए उन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और दे आर यूनिसेलुलर कोलोनियल एंड फिलामेंटस फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी। और वो क्या होते हैं? वो कहाँ पाए जाते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल में होते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, वो फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, वो एल्गी में मिलते हैं, और मैरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल एल्गीज में हमें मिल सकते हैं ये बैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस सीट और म्यूसिलेजिनस सीट। और इनकी जो कॉलोनी होती है वो जनरली सराउंड किससे होती है? वो एक म्यूसिलेजिनस सीट से सराउंड होती है। म्यूसिलेजिनस सीट कहें चाहे जिलेटिनस सीट कहें, दोनों एक ही बात है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। एंड सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और कुछ के पास एक स्पेशलाइजेशन सिस्ट से होती है, इसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जिसकी मदद से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद डैट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनाबेना। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि नाइट्रेट्स हुआ, नाइट्राइट्स हुआ और अमोनिया, इन सब का रिलीज करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। उस सब का यूज करके वो एटीपी का प्रोड्यूस करते हैं, और वो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलिंग ऑफ आयरन, सल्फर, फास्फोरस और पोटेशियम, इन सब फास्फोरस और नाइट्रोजन इन सब के रिसाइकलिंग प्रोसेस में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Along with that, heterotrophic bacteria are the most abundant in nature। उनके साथ ही इनमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हर जगह पाए जाते हैं। और दे मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। Many of them have a significant impact on human affairs. They are useful in making curd, milk,
फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, और वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कर्ड में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं ताकि वो कर्ड बन जाए। मिल्क से कर्ड बनता है, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी मिलते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लेग्यूमिनस रूट्स में भी ये पाए जाते हैं। सम आर पैथोजेंस, और इनमें से कुछ जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया उनमें से कुछ हमारे ह्यूमंस के लिए फायदेमंद होते हैं, तो कुछ पैथोजेनिक नेचर भी शो करते हैं जिससे हमें कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर जैसे कुछ हमें डिजीजेस भी हो जाते हैं इन्हीं बैक्टीरिया द्वारा। तो अब ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया में फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और कभी कभी जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब वो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं। तो और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी वो डीएनए का एक्सचेंज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर shows the sexual reproduction. The mycoplasma are organisms that lacks a cell wall, completely lack a cell wall. इनके पास एक ऑर्गेन आता है, इसका नेम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और जो सबसे छोटा लिविंग सेल जो आज तक जाना जाता है उसी को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पैथोजेनिक नेचर को शो करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इन्हें अनदर नेम से जानते हैं पीपीएलओ। Mycoplasma is also known as PPLO, pleuropneumonia-like organism. Mycoplasma is also known as PPLO, pleuropneumonia-like organism. So ये सारी बातें हो गई, that's all about the kingdom Monera. Now we are going to talk about the kingdom Protista. All the living single-celled eukaryotes are come under the category of Protista. जितने भी living cell single-celled eukaryote cells हैं वो Protista के अंडर में आते हैं, बट इनकी जो बाउंड्री है ये फिक्स नहीं है। कभी कभी कोई जो ग्रीन प्लांट होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, किसी बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्रोटिस्टा में आता है, तो किसी बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट के कैटेगरी में चला जाता है। इंक्लूडिंग डैट इनके पास ये किस में है, इन प्रोटिस्टा के पास 5 एनिमल्स ऐसे हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। उनमें से पहला है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and the last one is protozoans. किंगडम प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरीज आती हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। और बेसिकली इनमें जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं वो अडॉप्ट दे आर प्राइमरी एक्वेटिक। वो जितने भी होते हैं मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, वो पूरी तरह से एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट को अडॉप्ट करते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजा, और ये एक लिंक के फॉर्म में होता है जो कि लिंक जोड़ता है किंगडम
प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में एज अ लिंक ये इस्टेब्लिश्ड है। किंगडम प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश्ड है। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। और ये क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, इनके पास अदर सेल ऑर्गेनिल के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इनमें पाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ के पास फ्लैजिला या सिलिया होती हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड गैमेट फॉर्मेशन। और इनमें हमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअल बाय गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन हमें दिखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट प्रोटिस्टा, दैट इज द क्राइसोफाइट्स। If we are going to talk about the chrysophytes, the group includes diatoms and golden algae, desmids। यहाँ इस क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं? इस क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं diatoms और golden algae, which is also known as desmids। Diatoms and desmids comes under this category of chrysophyte। Desmids is also known as golden algae। They are also known as golden algae। They are found in fresh water as well as in marine environment। ये जो है ये दोनों ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं हमें और मैरीन वाटर में भी हमें मिलते हैं। These also include in water currents। They are microscopic, float passively in water current as a plankton। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम नेट आई से इन्हें नहीं देख सकते, we can see them using the microscope। और ये फ्लो वाटर करंट के ऊपर प्लैंकटन की फॉर्म में फ्लो करते रहते हैं। प्लैंकटन्स की तरह वाटर करंट के ऊपर ये फ्लो करते रहते हैं। इनमें से अधिकतर फोटोसिंथेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। डायटम्स में सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल में फॉर्म होता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल एज सोप बॉक्स की तरह होता है, ऐसे होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर फिक्सली बैठ जाते हैं एज सोप बॉक्स। इस तरह डायटम्स का सेल वॉल, डायटम्स में सेल वॉल पाया जाता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड thus the walls are indestructible। ये वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका, इन वॉल्स के अंदर क्या होता है? सिलिका नामक कंपोनेंट, सिलिका भरा हुआ होता है। सो इसी वजह से इनके वॉल्स को डिस्ट्रक्ट करना, इनके वॉल्स को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth। और जो ये डायटम्स होते हैं अपने पीछे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने पीछे बहुत ही सारे सेल वॉल्स को ऐसे ही छोड़ते चले जाते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब ढेर सारे सेल वॉल्स यहाँ मौजूद हो जाएंगे तो फिर ये अर्थ क्या कहलाएगी? ये अर्थ डायटमेसियस अर्थ के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। और ग्रिटी होने के कारण इस सॉइल का हम कैसे यूज करते हैं? इस सॉइल को हम पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए या सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायटम्स क्या होते हैं? दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। दे एक्ट लाइक प्लैंक्टन्स इन द ओशियन। डायटम्स ओशियन में प्लैंक्टन्स का रोल प्ले करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायनोफ्लाजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या होते हैं? डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं। गोल्डन एल्गी जिसमें डायटम्स सेल वॉल होता है, उसमें सिलिका कंपोनेंट होता है, इसीलिए वो सेल वॉल हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और वो ढेर सारे सेल वॉल अगर ढेर सारे जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उस जगह को हम डायटमेसियस अर्थ बोलते हैं। और इनके ग्रिटी होने के कारण ये पॉलिशिंग के, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए ये काम आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायनोफ्लाजिलेट्स। दे आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। जो डायनोफ्लाजिलेट्स होते हैं वो मैरीन कंडीशन में होते हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं
और फोटोसिंथेटिक नेचर को शो करते हैं, वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये इतने कलर्स में, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, 5 कलर्स में हमें मिलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, इनका कलेक्शन जो डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उन पिगमेंट के आधार पे ये 5 कलर्स के होते हैं। इनका सेल वॉल जो होता है स्टूप सेलुलोज प्लेट से बना होता है आउटर सरफेस पे। इनके सेल वॉल के आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates। और इनमें से मोस्टली के पास 2 flagella होती है, जो इनके सेल वॉल एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली अटैच होता है इनके सेल वॉल से। जो फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। Hence, they were one is longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। जो wall plates के बीच में जो जगह होती है वहाँ से वो अटैच होते हैं। Very often, red dinoflagellate, example Gonaliax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। जो इनमें से red dinoflagellates होते हैं वो इतना ज़्यादा वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को करते हैं इतनी तेज़ी से कि कभी कभी वो किसी सी को रेड अपीयरेंस दे देते हैं। कभी कभी कोई सी हमें रेड सी के नाम से दिखती है और उन्हें हम रेड सी के नाम से जानते हैं। और रेड टाइड्स उन सी को रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स। और इतने ज़्यादा नंबर के टॉक्सिन्स जो इनके द्वारा टॉक्सिन मटेरियल रिलीज होती है वो दूसरे मैरीन एनिमल्स को किल कर सकती है, मार सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूग्लिनॉइड्स। Now we are going to talk about the euglenoids. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water। ये जो होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रुके हुए वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं। Along with that, instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called पेलिकल which make their body flexible। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है बट इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है बट प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं, जो कि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और तो और दे हैव 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। इनके पास 2 फ्लैजिला होती है, एक लंबा होता है एक छोटा होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तब ये फोटोसिंथेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। बट व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉस बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट होती है, जब सनलाइट नहीं होती है, तब ये प्रीडेटर्स के रूप में हो जाते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रीडेटर के फॉर्म में लेते हैं। इसी के साथ साथ interestingly the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants। और इनके पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। जो इनके पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स इनके हायर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूग्लिनॉइड्स और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना। और नेक्स्ट है स्लाइम मूड्स। इसके बाद हम बात करेंगे स्लाइम मूड्स के बारे में। अब स्लाइम मूड्स क्या होते हैं? स्लाइम मूड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये जो स्लाइम मूड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ बिहेवियर को शो करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये डेड एंड डिके मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं। इनकी बॉडी डेड और डिकेइंग प्लांट्स के होते हुए अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को वो वहाँ से इनगल्फ करते रहते हैं, लेते रहते हैं। और अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और जब उन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तब वो एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो कि वो प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो बहुत ही ऊंचा उग सकता है। सेवरल फीट्स की हाइट को अटेन करके वो प्लाज्मोडियम उग सकता है।
During unfavorable condition, the Plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tip. और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब उनके लायक कंडीशन नहीं होता है, तब वही प्लाज्मोडियम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। उनके टिप पे स्पोर्स आ जाते हैं और वही स्पोर्स क्या लिए जाते हैं, द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, उनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। दे आर रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट। और जो फिर स्पोर्स का फॉर्म होंगे इनके बाद, वो प्लाज्मोडियम के बाद, वो स्पोर्स के पास इतनी मोटी थिक वॉल होती है कि वो हर एक कंडीशन, एडवर्स कंडीशन को झेल ले जाती है और फिर ये एयर करंट द्वारा पूरे हर जगह फैला दिए जाते हैं ताकि जब फिर फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर ये ग्रो कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटोजोअस। प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये पैरासाइट्स के रूप में जीते हैं, चाहे प्रीडेटर्स के रूप में प्रे शिकार करके जिएंगे, चाहे ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को अटेंड करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इन्हें हम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव के नाम से भी जाने जाते हैं। और दे आर 4 मेजर ग्रुप्स, यहाँ इनको 4 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड में, फ्लैजिलेट्स में, सिलिएटेड में और स्पोरोजोअन्स में। इनको जो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स को बेसिकली 4 वर्गों में बांटा गया है। अमीबॉइड में, फ्लैजिलेट्स में, सिलिएटेड में और तो लास्ट वन स्पोरोजोअन्स में। Now we are going to talk about the amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. ये कहाँ मिलते हैं? Fresh water, sea water और moist soil में मिलते हैं। They move and capture their prey by putting out pseudopodia. इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा, जिनमें pseudopodia फॉर्मेशन द्वारा ये अपने प्रे को पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। Marine forms have silica cells on their surface. और जो मैरीन फॉर्म्स होते हैं, जो मैरीन एक्वारियम में रहते हैं, उनके ऊपर सिलिका का लेयर होती है। और उसके बाद है फ्लैजिलेट में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप है आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इनमें जो फ्लैजिलेटेड में होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं। उनके पास फ्लैजिला होता है और पैरासिटिक फॉर्म में वो बीमारियों को, स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा जो एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस का डिजीज का मेन इस प्रोटोजोअन है। थर्ड वन इज द सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये एक्वेटिक होते हैं, वो इधर से उधर घूमने वाले मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनमें हजारों सीलिया होती हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में हजारों सीलिया उनके बॉडी पर अटैच होती है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ सीलिया मूव करते हैं। उनके दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। उनके पास एक कैविटी होती है, इसे हम गुलेट कहते हैं, जो कि आउटसाइड द सेल सरफेस खुलती है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर लेडन विद इन फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गुलेट। और वो जब उन्हें फूड कोई नजर आता है तो अपने सीलिया का कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं, जिससे वो सीलिया के थ्रू वाटर कैन जनरेट होता है, उसके थ्रू वो गुलेट में उनका फूड सब्सटेंस आ जाता है और वो उस फूड सब्सटेंस को ले लेते हैं। और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और लास्ट वन है स्पोरोजोअन्स। ये इसमें इनके अंदर क्या होता है? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोअन्स में वो प्रोटोजोअन्स आते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन जिनके लाइफ में होता है और इन्फेक्शियस स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट
विच कॉजेस मलेरिया। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया नामक डिजीज इस प्लाज्मोडियम से होती है। इन ए डिजीज विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका बहुत ही बुरा असर होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरियल पैरासाइट है, इससे प्लाज्मोडियम से मलेरिया का नाम डिजीज हम ह्यूमन्स को होती है और ये बहुत ही घातक होता है, इवन और फैटल। कभी कभी इसमें जब क्रॉनिक स्टेज में होता है कभी कभी ह्यूमन की जान भी जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।